एपिसोड 6 स्टार्ट होता है और हम क्रांति और रंगा को देखते हैं जो केस की दोबारा से छानबीन कर रहे होते हैं। तब क्रांति को बरगद के पेड़ की जड़ें नजर आती हैं। क्रांति रंगा को बताती है कि बरगद के पेड़ की जड़ें जमीन में बहुत नीचे होती हैं, जिस वजह से उन्हें पता चल जाता है कि वहां पर किसी ने 14 से 15 फीट नीचे खुदाई की है। सीन चेंज होता है और हम सागर को देखते हैं। फिर बताया जाता है कि सागर ने कोटी की लाश को वहीं दफनाया था, लेकिन उसके ऊपर अपने कुत्ते की लाश को दफना दिया था, जिस वजह से क्रांति को कोटी की लाश नहीं मिल सकी थी। जब सागर सोकर उठता है तो वो उसी अखबार के टुकड़े को देख रहा होता है। फिर उसे उस किताब के बारे में याद आता है तो वो इस किताब को लेकर वहाँ से निकल जाता है और फिर उस किताब में वहाँ का एड्रेस ढूंढता है। फिर ढूंढते ढूंढते आखिरकार वो उस एड्रेस तक पहुंच ही जाता है। दूथा पब्लिकेशंस में पहुंचने के बाद वहां वो सत्यम से मिलता है, जो उसके ऑफिस पहले भी आ चुका था नौकरी के सिलसिले में और उसे अपने कॉलेज में इनविटेशन देने के लिए। सागर फिर सत्या से उसके दादा के बारे में पूछता है, जो बताता है कि 1962 के बाद उनका आज तक कुछ नहीं पता चल सका, जिस वजह से हमने उन्हें घोषित करार दे दी। सागर को बाहर से सत्या के पिता की चलाने की आवाज़ आती है तो वो बाहर जाकर देखता है तो ये तो सत्यमूर्ति जी खड़े थे, जो सागर से कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, यहाँ से चले जाओ। सागर कहता है कि मैं इस बारे में छापना चाहता हूँ, आप मुझे इस बारे में बता दें। वो कहता है कि तुम्हें जो छापना है छापो, लेकिन सागर के बार बार कहने की वजह से सत्यमूर्ति जी उसे फिर बताने लग जाते हैं। सीन चेंज होता है और हम 1962 का वक्त देखते हैं, जब सत्यमूर्ति जी की किताब क्रांति पत्रिका के सिद्धार्थ और रसूल के पब्लिश होने का दिन था। वहाँ पर रंगा भैया दूथा के बारे में बहुत ही आला स्पीच दे रहे थे। रंगा भैया काफ़ी हद तक बहुत सी बातें कह जाते हैं। फिर उसके बाद सत्यमूर्ति जी आते हैं, जो दूथा पब्लिश करने के लिए बहुत खुश थे। अपनी किताब पब्लिश करने के बाद दो लोग उनसे साइन लेने आते हैं, जिनमें से एक का नाम चक्रपाणी और दूसरे का नाम भूपति था। किताब पब्लिश करने के बाद जब वो भूपति के साथ घर वापस जा रहे होते हैं तो भूपति उनको तिरुपति जाने के लिए 2 टिकट्स देता है, जिसके लिए वो जाने के लिए तैयार भी हो जाते हैं। फिर वो अपनी प्रेस में आते हैं, जो कि काफ़ी पुराना था। दूसरी तरफ रंगा भैया अपनी फ़ोटोज़ को देख रहे होते हैं। रंगा भैया के छोटे बेटे की बेटी की टांग टूट जाती है। फिर उसके बाद सीन भूपति और चक्रपाणी पर आता है, जो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि मैंने सत्यमूर्ति जी को तिरुपति भेज दिया है, अब वो 3 दिन में वापस लौटेंगे। प्लान क्या है? हमें 3 दिन के अंदर अंदर काम ख़त्म करना होगा। चक्रपाणी ने रंगा भैया के घर की नौकरानी कमला को अपने साथ इस काम में शामिल किया था। वो नौकरानी घर के दरवाजे की कुंडी लेकर उसके पास गई और उसे दे। चक्रपाणी ने कमला को लड्डू भी दिए थे, जो कमला लाई और सारे घर के अफराद को खिला दी। फिर रंगा भैया ने उसके नाम से बैंक में एक अकाउंट भी खुलवाया। कमला चक्रपाणी के पास वापस आई और उसे बताया कि उन सब ने लड्डू भी खा लिए। फिर वो कमला को बुलाता है और उसे पानी में डुबोकर वहीं मार देता है। जाते जाते वहां पर वो एक खत भी छोड़ जाता है, जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम भूपति को देखते हैं। चक्रपाणी भूपति को कहता है कि कल सुबह तक इसे पब्लिश कर देना, जिस अखबार में कमला की मौत की खबर शामिल थी। जब पुलिस उस जगह पर आती है तो वो नोट पढ़ने के बाद पता चलता है कि रंगा भैया के घर वालों ने कमला के साथ गलत काम किया, जिस वजह से कमला ने खुदकुशी कर ली। रात के समय चक्रपाणी रंगा भैया के घर घुसता है और बहुत सी रस्सियां लेकर आता है। मैग्नेट के जरिए उनके दरवाजे की कुंडी खोलने के और अंदर जाता है। लड्डू खाने की वजह से पहले ही वो सब मर चुके थे। फिर वो रस्सी लगाकर खुदकुशी जाहिर करवाना चाहता था। अब ये सब करने के बाद वो लोगों को भड़का रहा था रंगा भैया के खिलाफ। फिर लोगों को भड़काने के बाद वो उन सब को लेकर रंगा भैया के घर की तरफ चल पड़ते हैं। रंगा भैया के घर पहुंचने पर पुलिस भी वहां पहुंच जाती है। पुलिस काफ़ी दरवाज़ा खटखटाती है तो दरवाज़ा ना खोलने पर वो दरवाज़ा तोड़कर अंदर आते हैं और हर जगह तलाशी करने लगते हैं। नीचे ना कुछ मिलने की वजह से जब वो ऊपर जाते हैं तो बेहद हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ सब खुदकुशी कर चुके थे। वहाँ पर आज की अखबार भी पड़ी हुई थी, जो चक्रपाणी ने भूपति को पब्लिश करने को कहा था। एक लड़की बच जाती है और ये वही लड़की होती है जिसकी टांग टूटी हुई थी। सत्यमूर्ति जी जब वापस आते हैं तो वो अपने कोलीग की बातें सुनकर परेशान हो जाते हैं। फिर वो बताते हैं कि रंगा भैया ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। फिर वो कहता है कि मैंने भूपति को कहा था कि ये पब्लिश मत करो, फिर भी उसने पब्लिश की। फिर सत्यमूर्ति जी भागते हुए भूपति के घर जाते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ भूपति नहीं मिलता।
उसके बाद जब सीन चेंज होकर सत्यमूर्ति पर आता है तो वो चक्रपाणी के घर जाते हैं, जहाँ पर वो पुलिस ऑफिसर भूपति और चक्रपाणी आपस में इसी मामले पर बात कर रहे होते हैं, जिस पर वो पुलिस वाला बताता है कि एक छोटी बच्ची बच गई, जिस पर चक्रपाणी कहता है कि मैंने उसे देखा ही नहीं। सत्यमूर्ति जी छुप कर इनकी बातें सुन रहे होते हैं कि कैसे चक्रपाणी ने कमला और राघा भैया के घर वालों को मार कर सारा मामला खुदकुशी जाहिर की। सत्यमूर्ति जी ये सब सुनकर और भी सदमे में चले जाते हैं। घर आकर अपनी पत्नी को सब मामला बता देते हैं। फिर उसके बाद सीन चेंज होता है और भूपति को देखते हैं। वहाँ पर सत्यमूर्ति की किताब गिर गई थी। जब वो उसे खोल कर देखते हैं तो उस पर वही साइन हुआ था, जिस पर वो बताता है कि ये मैंने ही साइन लिए थे और ये किताब उनकी गाड़ी में रह चुकी थी, जिसकी वजह से ये जाहिर होता है कि वो यहाँ आए थे। वो ये कंफर्म करने के लिए सत्यमूर्ति जी के घर आते हैं तो उनकी पत्नी भूपति को देखकर बहुत डर जाती है और बहुत ही बहकी बातें करने लगती हैं। चक्रपाणी को आकर बताता है कि उन्हें सब पता चल चुका है। चक्रपाणी कहता है कि मैं जानता हूँ वो कहाँ है। उस प्रेस में जब वो काम कर रहे होते हैं तो भूपति पहुँच जाता है। भूपति पहले तो उनसे माफ़ी मांगना चाहता है, लेकिन वो कहते हैं कि मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता, तुमने बहुत ही बुरा काम किया है, जिसकी वजह से वहाँ पर उन्हें बहुत डांट रहा होता है। उसके कहने के मुताबिक वो चक्रपाणी और उस पुलिस वाले को तो माफ़ कर दे, लेकिन तुम्हें माफ़ नहीं करेगा। फिर चक्रपाणी भूपति और वो पुलिस वाला यहाँ तो किसी और इरादे से ही आए थे, वो तो सत्यमूर्ति जी को यहाँ मारने के लिए आए थे। फिर वो पुलिस वाला सत्यमूर्ति जी को मारता है पीछे से सर पर, जिस वजह से वो नीचे गिर जाते हैं। फिर भूपति उन्हें लात मारकर पीछे धकेलता है, लेकिन किसी तरह सत्यमूर्ति जी दोनों को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर चक्रपाणी आकर उन्हें चाकू से स्टैब कर देता है। स्टैब करने के बाद वो जंजीर से उनके गले को बांधकर उसी प्रेस मशीन पर डालकर वहां से चले जाते हैं, जिसके बाद से बहुत से अखबार के टुकड़े आकर नीचे गिरने लगते हैं और प्रेस मशीन खुद चलने लगती है और उनके काले कारनामे छपने लगते हैं। सीन चेंज होकर प्रेजेंट में आता है तो सत्यमूर्ति जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर सागर आकर उन्हें दिलासा देता है और फिर वहां से चला जाता है। उनका बेटा सत्या आकर सागर से पूछता है कि क्या मेरी नौकरी पक्की है, जिस पर सागर जवाब देता है कि हाँ तुम्हारी नौकरी पक्की है। वापस आने पर वो बोलता है कि मैंने उसके दफ्तर में ज्वाइन कर लिया है। फिर वो उसे उसके दादा का पेन दिखाते हैं और कहते हैं कि अब तुम्हें फैसला करना है कि तुम्हें अपने दादा का पेन चुनना है या फिर उस सागर का पेन चुनना है। वो सागर का पेन चुनता है और वहाँ से चला जाता है। सीन चेंज होता है और सागर उसी लाइट हाउस में पहुंचता है जहां पर वो सत्यमूर्ति जी काम किया करते थे। अंदर आता है तो बहुत अंधेरा होता है और दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो जाता है। आगे बढ़कर प्रेस मशीन चेक करता है और वहां पर रखे मोहरों को देखता है और उसमें से वो एक को अपने साथ साफ करके उसे पेपर पर छापता है तो वो का वर्ड ही बनता है, जिस पर वो सहम जाता है और उसे पता चल जाता है कि वो अखबार के टुकड़े यहीं से प्रिंट हो रहे हैं। और इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।